सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि यूपीपीएससी वीओ एग्जाम 2020 का फास्ट रिवीजन। और फास्ट रिवीजन में आज हम देखेंगे भारत के भूगोल को, जिसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा राज्य क्षेत्र पर, नदियों पर, झीलों पर और पर्वतों के प्रश्नों पर। तो देखते हैं कि आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्या है। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है आप लोग जानते हैं राजस्थान है। तो सबसे पहले आ जाता है राजस्थान, और उसी क्रम में आपको याद रखना है कि दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आर यानी कि राजस्थान, और उसके बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। तो अब ये 3 में कौन कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि चौथा बड़ा कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो कभी भी उत्तर प्रदेश में ये पूछा जाए कि किस स्थान पर है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। जो मैंने अभी प्रश्न बोला वो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, पहले स्थान पे राजस्थान था, फिर मध्य प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था। तो चौथे स्थान पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा चौथा वाला जो कि डी ऑप्शन है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित राज्यों के लिए बहुत इधर खींचतान हुई है, अजीब से जो डाटा है उसमें छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन जो है वो है आपका 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो आपका जो सही आंसर है वो भी मुझे ही बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सही ऑप्शन है बी यानी कि 8। 8 कैसे, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बता दूं आपको कि जब तक 370 नहीं लागू हुई थी तब तक का जो इतिहास था, अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो पहले ही था कि जो हमारे केंद्र शासित राज्य थे उनकी संख्या 7 थी, जबकि प्रदेश 29 थे। जब 370 हटाई गई तो जो हमारे राज्य थे वो हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश, और जो राज्य थे वो हो गए 28। अब आप कहोगे 8 आंसर कैसे सही रहा। तो जस्ट गणतंत्र दिवस 2020 जो हमारा मनाया गया उस पर कुछ नया हुआ। जो हमारे 2 प्रदेश थे, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे संख्या क्या हो गई, 9 से 8 हो गई, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि दादर नगर हवेली में किस राज्य को समाहित कर दिया गया है, तो दमन और दीव को समाहित कर दिया गया है। तो इस हिसाब से 8 हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 हो जाते हैं राज्य। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ये आपको बताना है। जी हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिपुरा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी जितने हैं वो सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप समझना पड़ेगा। अगर आप वो मैप अच्छे से नहीं तैयार है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या हो सकती है। वैसे मैं आपको सीधे सही आंसर पे ले चलता हूँ कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। तो सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं। यहाँ पर भी मैप की आवश्यकता पड़ेगी। तो भूटान से कौन कौन जो है, सिक्किम तो बिल्कुल लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है, पश्चिम बंगाल भी टच करता है, तो मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है, मेघालय की। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, नेपाल की बात की जा रही है, भूटान की बात की जा रही है और चीन की बात की जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो नेपाल से भी टच करता है, भूटान से भी टच करता है और चीन से भी टच करता है। बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा प्रदेश है
और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सही आंसर जो है वो है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम इन तीनों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और इसी के कारण ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र भी बन जाता है कभी कभी कि आसपास वाले जो देश हैं वो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो कहीं ना कहीं सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का। बात करते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। तो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ मैं आपको ये बता दूं कि नंदा देवी जो विश्व की सबसे 3 चोटियां हैं ऊंची, विश्व की बता रहा हूँ, भारत की, तो उसमें तीसरे नंबर पे कौन सी? नंदा देवी। पहले नंबर पे कौन सी है? K2। दूसरे नंबर पे कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। और जो तीसरे नंबर पे है वो है नंदा देवी। कंचनजंगा की खास बात यह है कि ये आधा भारत में और आधा नेपाल में काउंट किया जाता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है, मैं आपको बता दूं, ये अरावली पर्वत, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो उसी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य में अवस्थित है, तो अरावली कहाँ स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो अरावली राजस्थान में था, उसकी चोटी भी राजस्थान में होगी। जी हाँ, राजस्थान में स्थित है। और अगर ये भी पूछा जाए कि गुरु शिखर किस जिले में है राजस्थान के, तो आप बता देंगे सिरोही जिले में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें कितने द्वीप हैं ये पूछा गया है और सही आंसर है C, 36 द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में एक और प्रश्न बन सकता है कि ये किस सागर में स्थित है, तो आप बताएंगे कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ एक और प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला भारतीय द्वीप कौन सा है? आबादी वाला, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ भी चुका है। सबसे ज्यादा आबादी वाला जो द्वीप है वो है सालसेट। अब आप कहोगे सालसेट इतना फेमस कहाँ है, कौन सी जगह है ये? सालसेट उस द्वीप को कहते हैं जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। तो मुंबई शहर किस द्वीप पे बसा हुआ है? सालसेट पे बसा हुआ है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा द्वीप है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। अगला प्रश्न चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत में जो श्रृंखलाएं निकली हुई हैं वो किस प्रदेश को नहीं टच करती हैं, ये प्रश्न है। तो उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है। उत्तर प्रदेश में हिमालय के पर्वत की कोई भी श्रृंखला नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है? तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको जो भूगोल, भारत का भूगोल था, उसमें बताया था नवीन जो पर्वत श्रेणी, पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी थी। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ नवीन मतलब सबसे नई कौन सी है, तो वो आपके आंसर आपका होना चाहिए शिवालिक। तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ जो कि हिमालय की वलित पर्वत श्रेणियों में इनको काउंट किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि वलित पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उसमें कौन किसका नाम आता है, तो आप उसमें शिवालिक को टिक कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से सबसे कम ऊंचाई वाले पहाड़ में से काउंट होता है, जो कि सबसे नया है। अब धीरे धीरे हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, कहते हैं शिवालिक पहाड़ी की भी ऊंचाई बढ़ रही हो। और शिवालिक जो है वो कम ऊंचाई वाले हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख, जस्कर, वृहत हिमालय, पीर पांजाल। तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है आपका बी, वृहत हिमालय और पीर पांजाल, ये 2 श्रेणियों के बीच जम्मू कश्मीर की घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अक्साई चीन वो जो 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उस क्षेत्र को हम अक्साई चीन कहते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि अक्साई चीन का जो भाग है उसको हम कहते क्या? तो उसको अगर हम भौगोलिक रूप से कहते हैं लद्दाख पठार, ये सही आंसर है और कई बार पूछा जा चुका है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल, कई डिग्री चैनल बनाए गए हैं। तो 10 डिग्री चैनल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ही जानना जरूरी है।
तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। तो आपका सही आंसर है अंडमान और निकोबार। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसका स्रोत कहाँ है? तो वो स्रोत किन नदियों का है? तो ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, सिंधु का या सभी का? तो आपको याद रखना है सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी सभी मानसरोवर झील से ही निकलती हैं, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? आपका सही आंसर है ताप्ती। आप अगर ताप्ती आपके ऑप्शन में ना हो तो अगर नर्मदा लिखा हुआ है तो ये भी जो नदी है नर्मदा, ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित होता क्या है? एक ऐसी नदी जो शुरू तो होती है लेकिन लास्ट में कहीं जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जो ये लूनी नदी है ये आपके ऑप्शन में सही है। ये राजस्थान में कच्छ के रण में खत्म हो जाती है, जो भी वहाँ पे रेत है पूरी तरीके से ये समुद्र में नहीं मिल पाती है। तो ये लूनी नदी भी कहीं ना कहीं भूमि बंधित नदी कहलाती है। निम्नलिखित तीनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, और जो भुवनेश्वर है वो महानदी के किनारे नहीं है। फिलहाल भुवनेश्वर से कोई खास नदी का नाम नहीं जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पर महानदी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो भुवनेश्वर यहाँ पर सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो जोग गरसोप्पा भी कहते हैं इसको, और कई रूप में ये सबसे फेमस है। तो सबसे बड़ा प्रपात है, कई लोग उसको ऊंचा समझ लेते हैं। जी नहीं, ये ऊंचा नहीं है, ये सबसे चौड़ा है। ठीक है, तो चौड़ाई और ऊंचाई में आपको मैं अंतर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद पता होना चाहिए। छोटी सी बात कि भारत का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो है जोग प्रताप या जोग गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल जो मैं कंफ्यूजन है वो आपकी दूर कर दूं। कई जगह आपको ऑप्शन मिलेगा कि कुंची कुल सबसे ऊंचा है। कुंची कुल जो कि कर्नाटका में ही है, ये सबसे ऊंचा अब नहीं है। किसी मेजरमेंट में आया है कि कुंची कुल नहीं है। अब जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है उसका नाम है नोहकाली कई। इसको लिख दूं, थोड़ा सा नाम यूनिक है, नोहकाली कई। और ये कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। एक प्रश्न और आता है जलप्रपात से संबंधित कि किस जलप्रपात में पानी का आयतन के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? तो जहां पानी ज्यादा होता है जिस जलप्रपात में, उसमें कौन सा किसका नाम आता है? तो आप बताओगे शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पे स्थित है और ये भी कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून एक टाइप की झील को कहते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन लैगून झील नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे पेरियार जो कि केरल में स्थित है, पेरियार झील जो है वो एक लैगून झील नहीं है। लैगून झील एक प्रकार से एक ऐसी झील होती है जो समुद्र के किनारे जो छोटा मोटा क्षेत्र होता है और वो कहीं ना कहीं किसी रूप में समुद्र से कटा हुआ होता है, लेकिन समुद्र का ही पार्ट होता है, तो वो होती है लैगून झील। और जो पेरियार झील है ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है, जो कि पेरियार बांध, जिसको हम इडुक्की बांध भी कहते हैं, उसके कारण ये बन गई है पेरियार झील। तो इडुक्की बांध, पेरियार झील, ये सब कहाँ है? केरल में। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? कुछ इसकी बनावट है, एक तो ये बहुत ठंडे स्थान पर है, कुछ इसकी अद्भुत कहानियां भी हैं इस झील की, इसीलिए शायद इस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है बर्फीली झील। तो कभी बर्फीली झील या रहस्यमयी झील को कॉमन किया जा रहा हो
तो यहाँ पर ये भी एक इसका नाम है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? एक होता है प्रख्यात, एक होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब प्रसिद्ध तो है लेकिन नेगेटिव रोल में। तो कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए फेमस है? तो वो है कोशी नदी, जो कि बिहार में मुख्य रूप से इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो कोशी नदी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ को कौन नहीं जानता, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड में स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। कहीं ना कहीं सभी गंगा में मिल जाती हैं, इसलिए गंगा तो सही आंसर नहीं होगा। अब आपको सही आंसर बताना है तो मैं आपको सीधे सही आंसर बता देता हूँ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। और अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ किस नदी के किनारे है? केदारनाथ केदारनाथ की सबसे जो नजदीकी नदी है वो है मंदाकिनी। ठीक है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ में इतना अंतर बना के रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न आपको बता दूं कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी कई बार पूछी जा चुकी है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आपका सही आंसर उत्तराखंड होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको आज का पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जल्दी ही हम आपको जो भी फर्स्ट डिवीजन के क्वेश्चन है लाएंगे ताकि आप अच्छे से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से।